हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। और इसी तरह चुनिंदा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी सवालों के जवाब प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं होता है। पिछले हफ्ते किसी भी तरह का कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं आ पाया। मार्केट में एक तरह की बीमारी चल रही है। हमारी कम्युनिटी है, कमेटी है जो हेल्प करती है पब्लिक को। बस पिछले साल की तरह इस साल भी उसी कामों में बिजी हो गया था। अब से रेगुलरली आपको इस चैनल पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। वो पूछा है कृष्ण कुमार और ये लिखते हैं, हाय पाटिल सर, आई एम कृष्णा कुलकर्णी फ्रॉम हैदराबाद। बिल्कुल, ये हमारे काफ़ी पुराने व्यूवर हैं, जैसे कि आप यहाँ कमेंट्स इनकी देख पा रहे हो। और इन्होंने जो पल्सर 125 है उसके बारे में पूछा है, मैंने कमेंट पढ़ ली थी। उन्होंने कहा था कि जो गाड़ी है 2200 किलोमीटर चल चुकी है, ओवर हीटिंग का इशू इसमें आया करता था। 60-70 किलोमीटर तक जो स्पीड है वो नहीं जाया करता था। गलती ये हो गई कि जो पेट्रोल का नॉक होता है, जो कॉक होता है, वो ऊपर की साइड यानी रिजर्व में रह गया था। तो इस वजह से हुआ ये कि इनकी जो गाड़ी है वो ना पिकअप ले पा रही थी और ना ही ज़्यादा हाई स्पीड में दौड़ पा रही थी, और साथ ही साथ ना ही मतलब यहाँ पे इंजन हीटिंग इश्यूज़ भी आया करते थे। अब इन्होंने ये भी पूछा है कि मैंने बताया है कि जो कॉक है वो नीचे कर दिया, अब गाड़ी पिकअप भी ले रही है, 70-80 की स्पीड पर भी काफ़ी अच्छे से जा रही है। साथ ही साथ जो इंजन हीटिंग इशू है वो भी कुछ हद तक कम हो गया है। अब ये सब हो जाने के बाद उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसे में मुझसे जो गलती हुई थी इसका प्रभाव गाड़ी की लाइफ पर पड़ सकता है क्या। तो देखो, मेरा जवाब है ये डिपेंड करता है आपने उस वक्त उस टाइम में, जैसे कि ये स्टोरी आपने बताई है, उस टाइम में गाड़ी किस तरह से चलाई थी, कितना ज़्यादा रेव किया था, कितनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करी थी, कितना ज़्यादा उस पर वेट बिठा करके आपने गाड़ी को दौड़ाया था। तो इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आ ही जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम ना ही आएगा। तो ये तो वक्त ही बता पाएगा। मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ी बहुत ही जो है रेव करी है, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ाया उस दौरान, तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है वो है तरुण कुमार। ये लिखते हैं, हेलो सर जी, मैंने एक हफ्ते पहले ही नई पल्सर 125 cc BS6 बाइक ली है और मैं इसे अपने डेली ऑफिस आने जाने मतलब 40-50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट पर यूज़ करता हूँ। मेरे साथ पिछले सीट पर एक पिलियन भी रहता है। मैंने अभी तक इस बाइक का परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाई हूँ। अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं आई है परफॉर्मेंस के मामले में। मैं बस जानना चाहता हूँ कि नई बाइक पर डेली डबल लोडिंग बाइक चलाने से बाइक के परफॉर्मेंस पर या फिर माइलेज पर कोई असर पड़ता भी है या फिर नहीं। प्लीज़ रिप्लाई। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन तरुण कुमार जी आपने पूछा है, ये भी हमारे रेगुलर व्यूवर है। तरुण कुमार जी, देखो ऐसा है, गाड़ी पर डबल सीट शुरू में तो ना ही बिठाए तो बेहतर है। फिर भी अगर बिठाना पड़े, कोई इमरजेंसी है और अगर डेली बिठा रहे हो तो देखो गाड़ी को मैक्सिमम रेव मत करना, ज़्यादा स्पीड पे मत दौड़ाना। 40-50 किलोमीटर की स्पीड मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई दौड़ा यानी 125 cc की गाड़ी है तो ये चला लेगी अपने आप में काम। तो आप ऐसा करना कि इसे 40-50 के ऊपर फ़िलहाल के लिए मत लेके जाना, नई गाड़ी है तो, क्योंकि सेकंड थर्ड सर्विसिंग के बाद फिर आप किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए आप इसे स्मूथली चलाएं, ज़्यादा रेव ना करें, कम गियर में ज़्यादा दौड़ाने का ट्राई मत करें, और साथ ही ज़्यादा गियर में मतलब गियर उतारे नहीं है आपने तो खटखट सी आवाज़ आती है कम स्पीड में, तो वो वाली चीज़ें ना करें। प्रॉपर गियर शिफ्टिंग रखें, कितने स्पीड पर कितना गियर में गाड़ी चलानी चाहिए, यानी कौन से गियर पे कितने स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए जैसे मैंने बताया आप वैसा करें, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला और ना ही इंजन में कोई प्रॉब्लम आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगली कमेंट है, अगला जो क्वेश्चन है वो है अनिरुद्ध पांडे। ये लिखते हैं, चेतन सर नमस्ते। नमस्ते अनिरुद्ध जी, कैसे हो आप। ये लिखते हैं, मेरे पास एक्टिवा 3G 2016 मॉडल है, सब अच्छा है, लेकिन नाइट में राइड करने के लिए हेडलाइट अच्छा नहीं है, आगे से गाड़ी आते वक्त कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल इस गाड़ी का प्रॉब्लम है, तो क्या इसमें LED लगवा सकता हूँ। बिल्कुल आप इसमें LED लाइट लगा सकते हो, किसी अच्छे से जानकार मैकेनिक से ही डलवाना। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लाइट होती छोटी सी चीज़ें घर पर भी बिठा सकते हो, लेकिन बैटरी कैपेसिटी के साथ उसे प्रॉपरली मैच करना ये एक टेक्निक है। तो मेरे हिसाब से किसी अच्छे से मैकेनिक के पास ही आप जाकर इस लाइट का जो काम है वो करवाएं। और ऐसा नहीं कि LED लाइट डालने से आपको पूरा का पूरा रास्ता अच्छे से दिखने लग जाएगा। गाड़ी की कैपेसिटी के बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप ये कहोगे कि बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना।
जो एक्चुअल आपके 3G में आपके पास 3G है तो 3G में जो बैटरी है वो भी LED लाइट सपोर्ट करती है, कोई दोहराया नहीं है। अगर आप हैलोजन के साथ अलग से एक्स्ट्रा के 2 लाइट्स नीचे जो छोटे छोटे होते हैं वो लगवाना चाहते हो तो वो भी लगवा सकते हो, जिसमें कोई दोहराया नहीं है। कुछ RTO के रूल्स होते हैं, उनको एक बार आप उनकी वेबसाइट पर जाकर हेडलाइट मॉडिफिकेशन के RTO रूल्स क्या है वो एक बार जान करके जो है उस हिसाब से लाइट्स लगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ज़ेन मैन, काफ़ी बढ़िया नाम है। ये लिखते हैं भाई मुझे बस एक क्वेश्चन है आंसर चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई करना। बिल्कुल, मैंने ख़ास तौर पर आपका सवाल चुना है। कुछ बाइकर्स अपनी बाइक को पूरा का पूरा मॉडिफाई करके बदल देते हैं, नया तक यहाँ तक R15 R3 में भी बदल देते हैं। इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है? और कुछ लोग पूरी बाइक को स्टिकर्स मॉडिफाई कर देते हैं, क्या ये सब के सब परमिशन ज़रूरत है? मतलब इन्होंने सीधा सा सवाल पूछा है और हाँ इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाना ताकि ये सब मॉडिफिकेशंस लीगल हो पाए। देखो ऐसा है, मॉडिफिकेशंस के बारे में आपने पूछा है, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। इन्होंने पूछा है कि कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी के ऊपर पूरी की पूरी स्टिकरिंग कर देते हैं, कुछ लोग पूरा ब्लैक मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो R15 को मतलब अलग ही कैफे रेसर टाइप की गाड़ी बना देते हैं, जो 100 cc वाली गाड़ी आती थी उसको भी सुजुकी की। तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बेसिकली इनका सवाल है। इसके लिए क्या प्रोसीजर है RTO की? बिल्कुल प्रोसीजर है RTO की। देखो RTO की प्रोसीजर के बिना अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी अगर गाड़ी पुलिस की नज़र में आती है तो बड़े से बड़ा फाइन भरना पड़ सकता है, ये क्लियर है। अब दूसरी चीज़, RTO परमिशंस आपको RTO ऑफिस में जाना पड़ता है, मॉडल आपको दिखाना पड़ता है, ऑन पेपर होता है या फिर इमेजिनरी थिंग होती है, बताना आप चाहते हो उनको, तो फिर उस हिसाब से गाड़ी वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसके बाद ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन ये कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, चाहे कार हो चाहे बाइक हो। मॉडिफिकेशन करने से पहले कोई भी नहीं सोचता और फिर कर लेते हैं। आपको कभी ना कभी दिक्कतें आती है। मॉडिफिकेशन इंडिया में कुछ हद तक लीगल है, कुछ हद तक लीगल है। इसके ऊपर बहुत पहले मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उन दोनों वीडियोस को जा करके देखो, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अब सवाल ये भी उठता है फिर क्या मॉडिफिकेशन करनी नहीं चाहिए, और जो पब्लिक कर रही है तो क्या वो इलीगली कर रही है? बिल्कुल, अगर वो परमिशन लेके कर रही है तो डेफिनेटली ये लीगल है, और अगर विदाउट परमिशन लेकर कर रही है तो ये इल्लीगल है। कौन सा मॉडिफिकेशन लीगल है, कौन सा इल्लीगल है? तो देखो ऐसा है, जिस भी आपने शोरूम से गाड़ी उतारी है, RTO ऑफिस में वो जिस तरह से रजिस्टर्ड हुई है, यानी उसके कलर, उसके एलॉयस, उसके चेसिस नंबर, उसका सब कुछ जिस तरह से आपने शोरूम से उतारी थी और वो वैसे की वैसी रजिस्टर्ड हुई है, वही गाड़ी लीगल है, यानी वही लीगल है। उसके अलावा जैसी दिखती थी उसके अलावा आपने अगर कोई दूसरा चेंज करवा दिया, लुक, स्टिकर्स, ग्राफिक, तो वो इल्लीगल है। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभार कुछ क्राइम हो जाता है, गाड़ी आइडेंटिफाई करने में ट्रैफिक पुलिस को या फिर पुलिस वालों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कतें आती है, और फिर ये दिक्कतें आने की वजह से लीगल ये मॉडिफिकेशंस इल्लीगल करवा दिए गए हैं। इसके ऊपर पर्टिकुलर 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। एक लीगल मॉडिफिकेशंस का और एक इल्लीगल मॉडिफिकेशंस का, चैनल पर मिल जाएंगे, काफ़ी पहले मैंने बनाए थे। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, अगर लिंक नहीं मिलती है तो आपको चैनल पर जाकर इसे ढूंढ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है इतना, और अगर आपके भी कुछ सवाल है इस तरह के बाइक या फिर कार से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।